हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज कक्षा 10 एसएसटी। और एसएसटी में आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें। और लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तों में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है, ये आज हम पढ़ेंगे। एक सफल लोकतंत्र के लिए वास्तव में क्या जरूरी चीजें हैं, एक सफल लोकतंत्र के लिए वास्तव में कौन सी परिस्थितियां, शर्तें, विशेषताएं या यूं कहें सबसे जरूरी चीजें कौन कौन सी हैं एक लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। इसमें पहली है शांति व व्यवस्था का होना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि समाज में यदि शांति नहीं होगी, समाज में यदि व्यवस्था नहीं होगी, समाज में यदि सुचारू समाज नहीं होगा, अराजकता होगी, तानाशाही होगी, दमनकारी प्रशासन होगा, जातीय हिंसा होगी, ऐसी स्थिति में लोकतंत्र संभव नहीं होता है। लोकतंत्र कहाँ संभव होगा? जहाँ शांति प्रिय समाज रहे, एक दूसरे के अधिकारों का समर्थन करे, एक दूसरे का ख्याल रखे, एक दूसरे की कर्तव्यों को अपना कर्तव्य पूरा करे, अधिकारों को मान्यता दे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करे और कहीं ना कहीं अराजकता से दूर रहे। ऐसी अवस्था में लोकतंत्र संभव हो सकता है, अदरवाइज नहीं। मजबूत राष्ट्रीय व्यवस्था की बात, लोकतंत्र के लिए सुदृढ़ राष्ट्रीयता भी बहुत जरूरी है। सुदृढ़ राष्ट्रीयता का मतलब ये हुआ कि बाहरी खतरों से बचाया जा सके, आंतरिक क्रांति से बचाया जा सके, हिंसा, माओवाद, नक्सलवाद से बचाया जा सके और एक स्थायी व्यवस्था हो। ऐसा नहीं है कि एक साल बहुत अच्छा हमने लोकतंत्र चला दिया, फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल बहुत अच्छा चला, 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हुई, सैनिक शासन आ गया और अराजकता आ गई। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बहुत सारे ऐसे प्रशासक हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां अव्यवस्थाओं का भंडार है। कुछ समय निश्चित लोकतंत्र होता है, लेकिन सेना, धर्मगुरु, अराजकतावादी, पैसे वाले समूह या वर्चस्वशाली समूह कहीं न कहीं कब्जा कर लेते हैं। जैसे हम पाकिस्तान का उदाहरण लें, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहां इस्लाम धर्म राष्ट्र का धर्म है, सरकारी धर्म है, बहुसंख्यक लोग इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। यहाँ धर्मगुरु कभी नहीं चाहते कि वहां सेना का शासन हटे या सेना का दबदबा सरकार से हटे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे प्रमुख कारण है कि यदि लोकतांत्रिक सरकार आ गई तो भारत से बदला नहीं ले पाएगी, भारत के खिलाफ आक्रामक नहीं हो पाएगी, तो इस एजेंडे को पूरा करने के लिए आतंकवाद का समर्थन नहीं कर पाएगी। इस एजेंडे को पूरा करने के लिए वहां की जो लोकल वर्चस्वशाली जनता है वो सेना को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सेना को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में वहां के जो पैसे वाले हैं उनका काम भी आतंकवाद समूह से ही चलता है, व्यापार समूह से चलता है, और वो व्यापार सेना के शासन में ही चल सकता है, क्योंकि 1 नंबर का व्यापार, ईमानदारी से व्यापार कहीं भी कोई पैसा कमा के नहीं दे सकता। तो वो 2 नंबर के काम करते हैं, ड्रग्स हैं, बहुत सारे नशे पते के हैं, गलत व्यापार है, काला बाजारी है। इन सब को पूरा करने में यदि कोई मदद करती है पाकिस्तान में तो सेना ही कर सकती है। इसीलिए राष्ट्रीयता की भावना वहां नहीं पनपने देते। तो किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए मजबूत राष्ट्रीय व्यवस्था होना बहुत जरूरी है कि हर संगठन मजबूत हो, हर सेवा कर्मचारी बहुत मजबूत हो, विचारधारा पॉजिटिव हो, एनजीओ पॉजिटिव हो, राष्ट्रीयता की भावना हो, जो संगठन बने बहुत अच्छे हों, संविधान संबंधी दस्तावेज बहुत मजबूत हों, और ये सारी चीजें मिलकर एक मजबूत राष्ट्रीयता की नींव रखती हैं। इसमें अगला है आर्थिक समानता की स्थापना। हमने 4-5 बातें सुनी जरूर है, पढ़ी भी नहीं। तो मार्क्सवाद के बारे में हमने सुना था। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, 1818 में जन्म हुआ और जर्मनी में इन्होंने शिक्षा ली, जेना विश्वविद्यालय से, जेनी से इन्होंने शादी की। फिर इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत भी कॉपी करके दिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनका प्रसिद्ध सिद्धांत था, अतिरिक्त मूल्य का इनका प्रसिद्ध सिद्धांत था, और दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। तो इनके बारे में हमने सुना जरूर है, मैंने एक बार बताया भी था मार्क्सवाद के बारे में। तो मार्क्सवादी भी समाज में इक्वलिटी की बात करते हैं, और वो भी कौन सी? आर्थिक समानता। उदारवादी हैं, समाजवादी हैं, साम्यवादी हैं, ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक विचारों से संबंधित ही हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? यदि समाज में 2 वर्गों में खाई ज्यादा पाई जाएगी, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा, तो शोषण का स्तर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? शोषण का स्तर बढ़ेगा। इससे कारण क्या होंगे?
इसके प्रमुख कारण है पूंजीवाद। पूंजीवादी व्यवस्था अमीर को और अमीर बना देती है, गरीब को और गरीब बना देती है। ऐसी अवस्था में जो बीच की खाई है, जो बीच का डिफरेंस है, वो ज्यादा हो जाता है और शोषण की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में दमन हर चीज का एक जगह लिमिट तक ही संभव है। जैसे स्केल को हम लोग फोल्ड करते जाएं, एक लिमिट के बाद वो टूट जाएगी, असहनीय उसके लिए हो जाएगा। तो मरता क्या नहीं करता, जब उन्हें लगता है कि अब मरना ही है तो वो किस में बदल जाता है, आवेश क्रांति में बदल जाता है। और ये क्रांति किस प्रकार की हो सकती है, हिंसक क्रांति हो सकती है। जब उन्हें लग रहा है कि मरना तय है तो वो समाज का विरोध करने लग जाते हैं, हिंसा का समर्थन करने लग जाते हैं। इसीलिए समाज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आर्थिक लोकतंत्र की बात करें, आर्थिक समानता की बात करें, इसके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल ही नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्थिक समानता ही है। व्यवहार में देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो ये संभव नहीं है। अगर भारत सरकार ने इतने प्रयास किए हैं, भारत के संविधान में इतने सिस्टम बनाए गए हैं, वर्तमान में इतने प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक समानता संभव नहीं है। कारण क्या है कि जैसे श्रीलंका की बात करें, भारत की बात करें, और भारत की जीडीपी या ह्यूमन डायरेक्ट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसके मान होते हैं 0 से 1 के बीच। जैसे 0.9, 0.8, 0.7, 0.1 से लेके 9 तक, 0.1 तक के बीच में होते हैं। 0 से 1 तक इसके मान होते हैं। HDI का मतलब है मानव विकास सूचकांक, अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत का यदि मान देखें इसमें, तो भारत का मान श्रीलंका से बहुत ज्यादा नीचे आता है। श्रीलंका का बहुत ऊपर हमारे HDI में हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका हमसे बहुत आगे आता है। इसका कारण क्या है? किसी भी चीज में यदि हम जनसंख्या का भाग दें तो बहुत बड़ी चीज, किसी भी चीज में बड़ी चीज का भाग दें तो भागफल बहुत कम आएगा। भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी चीज में हम भाग देते हैं तो मानक बहुत कम आता है। जबकि हम देखें लिविंग स्टैंडर्ड इज मच बेटर फॉर श्रीलंका। हमारा रहन सहन श्रीलंका से कई गुना ज्यादा अच्छा है। हम बहुत ज्यादा डेवलप की तरफ जा रहे हैं। श्रीलंका छोटा सा देश है, अभी उसे बहुत आगे आना है, भारत के मुकाबले आना। और भारत के जीवन स्तर को यदि औसत देखें तो श्रीलंका से बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन यदि रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं हम श्रीलंका से पिछड़ जाते हैं। ये हमारी नहीं, इस मानक की कमी है। ऐसे में आर्थिक समानता की बात हम कर रहे थे, व्यवहार में यदि आर्थिक समानता देखी जाए तो लाना संभव इतना आसान काम नहीं है। क्यों? भारत इतना बड़ा देश फॉर एग्जाम्पल के लिए, और सुधार इतने से हो रहे हैं, तो जैसे ही हम एक बड़े धरातल पर सुधार की बात करते हैं वो सुधार असरदार होते ही नहीं है। न्यूजीलैंड है, टर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल छोटे देश हैं। छोटे से प्रयास से बहुत कुछ बदला जा सकता है। लेकिन बड़े देश, भारत, चाइना, अमेरिका, रसिया, ये बड़े देश है, ब्राजील, इंडोनेशिया, इनमें सुधार करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि बड़े धरातल और बड़े जनसंख्या वाले देशों में आसानी से प्रयासों से भी संभव नहीं है। जैसे अभी 20,000 करोड़ डॉलर की सहायता दी गई, इतनी बड़ी रकम, लेकिन भारत के लिए वो कोई मायने इतनी नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती है? क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हम कोई भी प्रयास करेंगे तो इतनी आसानी से उसके रिजल्ट्स आने वाले नहीं हैं। जैसे हम कोरोना की बात कर रहे हैं, भारत में आज कोरोना 55 लाख के आसपास पहुंच चुका है। 55 लाख पॉजिटिव केसेस हैं, उसमें से बहुत सारे हमारे यहाँ ठीक भी हो गए। अगर जनसंख्या का औसत देखें तो हमारी जनसंख्या 130 करोड़ प्लस है और उसमें से ना के बराबर हैं। इतने बड़े देश में जो मेडिकल सर्विसेज में इतना पिछड़ा हुआ है, उसमें आंकड़े देखें तो बहुत कम। लेकिन कोरोना एक बहुत भयानक बीमारी है, इससे बचाव ही उपचार है। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों में जागरूकता आए। मैं ये नहीं कह रहा कि और ज्यादा बढ़ने चाहिए थे, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज को यदि हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो बहुत कम नजर आती है। क्योंकि हमारे यहाँ विशालकाय जनसंख्या भूभाग के कारण व्यवस्थाओं में सुधार लाना बहुत आसान काम नहीं है।
तो व्यवहार में आर्थिक समानता लाना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकली आर्थिक समानता नहीं आई तो हम कुछ भी बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आर्थिक समानता के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। रोजगार के अवसर सबको मिलने चाहिए, वेतन योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए और शोषण को रोकना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी है उनके रूल्स में डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सरकार उसमें इंटरफेयर करे और जो फैसिलिटीज हैं वर्कर्स की उन्हें बढ़ाना चाहिए, वेतन की सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये आर्थिक समानता की तरफ बढ़ने वाले अच्छे कदम होंगे। सामाजिक न्याय की बात करें, सामाजिक न्याय में हम लोग देखते हैं, सोशल जस्टिस में देखते हैं कि समाज में एक सकारात्मक पक्ष होना चाहिए। समाज में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। भेदभाव है, जाति सूचक शब्द हैं, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, छुआछूत, दलित से संबंधित अत्याचार, ये सारे कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के विरोधी तत्व हैं। समाज का विकास जब तक नहीं हो सकता, समाज आगे बढ़ना संभव जब तक नहीं हो सकता जब तक समाज में न्याय की व्यवस्था नहीं आएगी। और सामाजिक न्याय हम समझ चुके हैं, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि समाज में बिना भेदभाव सबको आगे बढ़ने के यदि अवसर दिए जाएं तो क्या कहलाएगा? सामाजिक न्याय की व्यवस्था कहलाएगा। मेरा मानना ऐसा है कि 4 बच्चे, हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई, जैन, इनमें से कोई भी 4 बच्चे 5 बच्चे हम ले लें जन्म से, और उनके माता पिता को भी ये नहीं बताएं कि हम इन्हें क्या शिक्षा दे रहे हैं। जन्म के कुछ समय बाद जब वो रहना सीख जाएं, बहुत छोटी उम्र में 2 से 3 साल के, उनको बहुत अलग लेके जाएं और उन्हें पूरी आजीवन शिक्षा दे, जहां तक कि वो शिक्षा ले सकते हैं। 20 से 25 साल तक उनको शिक्षा दी जाए और उन्हें धर्म के बारे में नहीं बताया जाए कि धर्म क्या होता है क्या नहीं है, केवल उन्हें शारीरिक शिक्षा दी जाए, मानसिक शिक्षा दी जाए, सभी धर्मों की शिक्षा दी जाए। तो 20 से 25 साल बाद, और जो शिक्षक हो, जो जिस माहौल में उन्हें बड़ा किया जाए, वो माहौल भी किसी भी धर्म से संबंधित न हो, वो निष्पक्ष हो। तो जब 25 साल बाद उन्हें पूछा जाएगा कि वो किस धर्म से हैं, तो वो कहेंगे मानवता के धर्म से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का संबंध मानव जाति से है, ना कि ईश्वर से। ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, ईश्वर ने समानता से धर्म बनाया है। यदि कोई मर रहा हो और ब्लड ग्रुप किसी अन्य धर्म वाले का हो, तब भी वो व्यक्ति बच जाता है। इसका मतलब मानव क्या है? एक। भेदभाव किसने किया है? हमने। जाति पाति किसने बनाई है? हमने। और वो किस आधार पर बनाई है? अपने एडजस्टमेंट के आधार पर। जो हमें अच्छा लगा उसी को हमने अपना लिया। सामाजिक न्याय में और एक बात करते हैं हम लोग, हमारे यहाँ समाज को बांटने वाली सबसे बड़ी चीज है धार्मिक व्यवस्थाएं। हमारे यहाँ जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू सब एक हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो SC ST OBC जनरल कोई भी हो, हिंदू सब क्या है? एक हैं। और मैं तो ये कहता हूँ इंडियंस एक हैं। आप किसी भी अमेरिकन से जब प्रताड़ना होती है, चाहे वो श्वेत हो चाहे वो अश्वेत हो, अमेरिका में आक्रामक व्यवहार अमेरिका अपनाता अपने नागरिकों के प्रति। चाइना के किसी भी नागरिक के प्रति दुनिया में कहीं भी कोई अत्याचार होता है, चाइना बड़ा एग्रेसिव मोड में होता है। लेकिन भारत में भारत के लोगों के द्वारा अत्याचार होता है, दंगे होते हैं, सांप्रदायिक हिंसाएं होती हैं, तब भारत के लोग आक्रामक नहीं होते। कि ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज हम में एकता नहीं है। हम सब इंडियंस हैं। कोई भी भारतीय नागरिक यदि कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज का विरोध करते हैं कि छोटी सी घटना पर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, इनके साथ व्यवहार गलत किया जाता है या आक्रामक विदेश नीति नहीं होनी चाहिए। मैं इसका प्रबल समर्थक हूँ, होनी चाहिए, क्योंकि सैनिक मर रहा है वो भारत का नागरिक है। सैनिक मर रहा है वो किसी का भाई, बेटा, किसी का पति, किसी समाज का हिस्सा है। और जो हमारे नागरिकों की तरफ उठा कर नजरें देखेगा वो हमारा दुश्मन ही है, चाहे वो कुछ भी कर ले, हम उसको माफ करने वाले नहीं हैं। ऐसे में हमारी आक्रामक विदेश नीति होनी चाहिए, 1 के बदले 10 होनी चाहिए, ताकि सीमा सुरक्षित हो और देश में एकता स्थापित हो। किसी भी भारतीय के खिलाफ यदि कोई घटना घटती है या उसका कोई विरोध करता है, हिंसात्मक होती है, कोई मारता है, तो पूरे भारत को उसके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। ये सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय जब तक नहीं आएगा तब तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। शिक्षित जागरूक मतदाता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, पूरी दुनिया में जब महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे मतदान के, ऐसी स्थिति में भारत ने
मतदान के अधिकार महिलाओं को दिए थे। यूरोप जैसे देशों में महिलाओं को जब अधिकार नहीं दिए गए, तो ऐसी स्थिति में शिक्षित जागरूक मतदाताओं के साथ साथ अशिक्षित महिलाओं को, अशिक्षित पुरुषों को, अशिक्षित समाज को हमने मतदान का अधिकार दिया। इस समानता को दर्शाता है। लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जागरूकता होना, कि जो व्यक्ति वोट देने जा रहा है, मत देने जा रहा है, मतदान करने जा रहा है, उसे अपने मत का मूल्य पता होना चाहिए कि वास्तव में उसका मत का वैल्यू क्या है और वास्तव में वो क्या करने जा रहा है। वास्तव में 5 साल के लिए सरकार चुनने जा रहा है जो देश के भविष्य को निर्धारित करेगा। इसीलिए जो वोट देने जा रहा है, मतदान करने जा रहा है, उसका जागरूक होना बहुत जरूरी है, उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है कि वो उम्मीदवार के बारे में जान सके, अपना निर्णय सोच समझ कर ले सके, किसी बहकावे में ना आए, किसी लालच में नहीं आए, क्योंकि उसके छोटा सा लालच देश को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में मदिरापान करवाती हैं, पैसे देती हैं, बहुत सारी वस्तुओं का लालच देती हैं, तो कहीं न कहीं ये क्या करती हैं, ये अपने लालच के लिए मतदान गलत जगह करते हैं और फिर 5 साल भुगतना पड़ता है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति जब तक प्रेम नहीं आएगा, राष्ट्र के प्रति जब तक समर्पण नहीं आएगा, तब तक लोकतंत्र चरम पर नहीं आएगा। वास्तव में देखने में आया है कि किसी भी देश के लोग जब तक राष्ट्र के प्रति सकारात्मक नहीं होते, तब तक वहां लोकतंत्र संभव नहीं है। कि किस प्रकार से हम अपने प्रतीकात्मक जो भावनाएं हैं, अपने सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय सिंबल्स हैं, नेशनल एंथम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लैग है, बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन है जो नेशनलिज्म को डेवलप करती हैं। संविधान है, अपने ध्वज हैं, राष्ट्रगान है, इन सब के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। देशवासियों के प्रति प्रेम होना जरूरी है। ये राष्ट्रीयता की भावना जब तक नहीं आएगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जब तक नहीं आएगा, तब तक हमारे देश में लोकतंत्र को समर्थन नहीं मिल सकता। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये जरूर समझना चाहिए। केंद्रीकरण क्या होता है? सभी शक्तियों का एक जगह हो जाना, सभी शक्तियों का क्या हो जाना, एक जगह हो जाना। विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है? केंद्र से सबको देना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। केंद्रीकरण क्या है? एक जगह, यानी कि सत्ता का एक जगह एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। और ये कभी भी सही नहीं होता। राजतंत्र हो, तानाशाही हो, सैनिक शासन हो, सब किससे संबंधित है? केंद्रीकरण से संबंधित है। विकेंद्रीकरण, एक जगह से सत्ता को बांट देना, सबको अधिकार देना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। भारत में विकेंद्रीकरण शासन पाया जाता है। इसमें कितने स्तर की सरकारें होती हैं? 3 स्तर की सरकारें होती हैं। पहला स्तर केंद्रीय शासन, जिसमें संसद होती है, राज्यसभा, लोकसभा होती है, प्रधानमंत्री जी होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं, और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका होती है। दूसरा राज्य स्तर की, राज्यपाल महोदय, व्यवस्थापिका, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री महोदय होते हैं, और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यहाँ भी होती है। तीसरा पंचायती राज सिस्टम, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, अगली साल पॉलिटिकल साइंस में आएगा। तो शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहाँ पाई जाती है। तो सत्ता का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण, यानी कि हर स्तर पर कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए, और किसी न किसी को सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ता का एकीकरण नहीं होना चाहिए, ताकि दादागिरी, तानाशाही, शोषण शासन ना आ जाए। इसमें आगे देखें, नागरिकों की स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी है। नागरिकों को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। यदि नागरिक स्वतंत्र नहीं हुए तो वे मतदान नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्र होकर अपनी ओपिनियन नहीं रख पाएंगे, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो पाएगी, और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता। तो नागरिकों की स्वतंत्रता भी बेहद जरूरी है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। यदि स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो जनता का विश्वास संविधान न्याय व्यवस्था में नहीं होगा। संविधान न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं होगा तो कहीं न कहीं अराजकतावादी बढ़ेगी, और जनता लोकतंत्र की बजाय हिंसा में विश्वास करेगी, अराजकता में विश्वास करेगी। इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका यदि होगी तो गरीब आम जनता को न्याय मिलेगा, जिससे आम जनता का विश्वास बढ़ेगा।
योग्य राजनेता, अयोग्य राजनेताओं के चुनने से अराजकता आएगी, योग्य राजनेताओं को चुनने से योग्य प्रशासन आएगा, योग्य सरकार आएगी और सकारात्मक कार्य होंगे। यहाँ पर लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, शर्तें कौन सी हैं, या कौन सी बातें ऐसी हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं, ये हमने पढ़ लिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कहां से आ सकता है, किस प्रकार से आ सकता है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, या लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, ये सब इसमें आएंगे। और भी बहुत सारे इसकी बातें हो सकती हैं, लेकिन इतना ही बहुत काफी है। इसमें एक बिंदु बचा है जो हल्का सा पार्ट है, लोकतंत्र के दोष। तो उसमें भी हम देखते हैं तो उदासीन प्रशासन होता है, भीड़ तंत्र होता है, ये सारी बातें हमने कर ली। लोकतंत्र में कठोर फैसले नहीं होते, सरकार खुलकर निर्णय नहीं ले सकती, सरकार का विपक्ष का प्रभाव होता है, ये सारी चीजें इसमें हैं। यहाँ पर हमारा लोकतंत्र चैप्टर भी होता है समाप्त।